Lordship, on behalf of petitioner Pakistan People's Party, Lordship, I want to submit the written synopsis. Could that be submitted in branch today? If you could, कॉपी इनको दे दें दे दिए कॉपी, ठीक, बाकी का भी दे सीएम नंबर लगवा दें। वो जो सलमान साहब आपकी दोनों सीएम के भी मेरे ख्याल नंबर लग गए होंगे दोनों, ताकि वो भी आपको उस पर फिर नोटिस हो रही है। सिंपली सेइंग शुड बी यू वांट टू आर्ग्यू द मैटर, तो हम हियरिंग करेंगे। आपको कहा था पहले भी जी। थैंक यू दरअसल अब मेरा ख्याल है आप शायद आज कंप्लीट कर लें, क्योंकि अपना बोझ उन्होंने उठा लिया। उनका जी हम नहीं सर, मैंने कहा था एटलीस्ट 2, आई मे गो बियॉन्ड दैट, but beyond that I'll explain why. I'm not going to be unreasonable. Have you got the copies of all written synopses or not? No. तो अभी ये मुझे आज मिला है ये। नहीं, अभी जो इन्होंने फाइल किया वो तो ले लीजिए ना सर, वो अभी मैंने लिया है, मैं इसको देखूंगा बाद में। But at least you may collect all the synopses. तो नहीं, और कोई सिनॉप्सिस ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं, कोई और नहीं कह रहे हैं फाइल कर सर, मैं आपको बताऊं डिफिकल्टी क्या है। I've started my arguments. Now in the middle of the arguments I've been given this, they've not argued the case. छोड़ दे, This is good advocacy. ठीक है, अपने लिए अच्छा, मैं आपको डिफिकल्टी बता देता हूँ। There are 7 reviews before your lordship. Now out of those 7 reviews, 8 है, लेकिन that is on an order. On the main judgment there are 7 reviews. Out of those 7 reviews, only in 2 reviews have additional grounds been filed on detailed reasons. Now, no, sir, मेरी बात sir, I'm going to take this objection. Now what cannot happen is that after I take this objection, additional grounds are filed, because that's a mandatory requirement, as I will show under the law. So let us be फैसल आपके तमाम ऑब्जेक्शंस को, और जिस टाइम में इफ एनी फाइल, तो वी विल अटेंड दैट ऑब्जेक्शन। लेकिन ये नहीं हो सकता मैं एक ऑब्जेक्शन लूं, फिर वो फाइल करें, फिर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं। That is why I am asking to you whether you have collected all synopses or not. There is only one synopsis. So you may collect, you may ask them to supply. सर नहीं है, मैंने पूछा है, वो कहते हैं पहले इसको डिसाइड कर लेना, 1 मिनट रुकिए। ना वो मुझे ना कोई एडिशनल ग्राउंड Where are the written synopses of ECP? बताइए जनाब, दे दिया आपने? ये फॉर्मूलेशन 1 by 1 ECP के मिल गए आपको? जी सर, ठीक है। ECP, अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले आपको अभी मिल गए? अभी दिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले? पाकिस्तान मुस्लिम लीग हारिस अजमत साहब ने कहा था वो सिनॉप्सिस देंगे, मुझे नहीं मिला। Yes, Mr. Haris, you are on virtually appearing. My lord, I have filed my written additional submissions to the detailed reasoning. ठीक है। That has already been there. Faisal Sahab has been given a copy of the CM of it. ठीक है, तो सिनॉप्सिस नहीं कह रहे, क्योंकि ये सिनॉप्सिस कह रहे थे एडिशनल asking ग्राउंड। about the synopsis, or you have raised some additional points? I have filed my additional grounds through a CMA in which I have also added all the case law and all the relevant engines, my lord. चलो नंबर बता दें। That you mean to say that will be considered your arguments? Yes, my lord. सीएमए का नंबर बता दीजिए आप। बस क्योंकि ये सिनॉप्सिस कह रहे थे, मिल गया आपको? वो मिल गया मुझे, एडिशनल ग्राउंड्स मिल गए। हारिस जरा सीएमए का नंबर बताइए अपना। CMA का नंबर ले रहा है जी 3104 सर, 3104 of 2025 sir. What is the number of ECP? ECP का कोई, अच्छा, ECP ने एक फॉर्मुलेशंस फाइल किए हैं, फिर ओनली इन वन ऑफ द अपील्स दे हैव फाइल्ड एडिशनल ग्राउंड्स, दैट इज CMA 10150 ऑफ 2024। वही है इनके synopsis, वही है एडिशनल ग्राउंड्स। Your additional grounds will be considered your argument. नहीं, वो अलग है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगा। उसका CMA नंबर पड़ेगा? इसके नंबर लगवा लें। Anyway, no, there is no CMA number on Pakistan People's Party. इस पे भी CMA नंबर तो नहीं है। इस पे भी नहीं है, इन्होंने कोई एडिशनल ग्राउंड्स भी फाइल नहीं किए अपनी दोनों अपील्स में। इसमें कोई एडिशनल, अगर ये एडिशनल ग्राउंड्स फाइल कर देते, आई वुड हैव रिस्पोंडेड, आई डिडंट नीड द सिनॉप्सिस। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने एडिशनल ग्राउंड्स लिए हुए थे इन वन ऑफ द अपील्स।
निकाल दो यार ये। वो कौन सा दूसरी अपील में कौन सा है जी? नहीं, सेकंड अपील में ये किसकी? 10151 that was not in the office, I've checked. आप कॉपी दे देना इनको। 1051. 10151 I don't have that. Ask your AOR to collect all copies from the office. ये हमने बार बार चेक किया, ये हमें ये नहीं था फाइल में, जरा सा देख लीजिए। पहले आप again आप ask कहाँ your ठहरे AOR. हुए थे ताकि हम खुद आपको प्रोवाइड करें? नहीं बता नहीं देते हैं, नहीं, हम नहीं, पहुंचा नहीं, देते हैं। सर मैं हर रोज डोंट वरी, आपको मिल जाएंगे। मैं कभी डिले नहीं कर जो भी आया रिकॉर्ड पे वी विल thank you, sir, thank आपको पे पहुंच जाएंगी, आप इनको दे दें। एक मिनट 10 ये 2024 की फाइल है 10151। तो चौथी दिन फाइल कर दी AOR को कहिए कि वो डिटेल copy रीजंस ले ले। ये क्यों नहीं निकल? ये AOR को कहिए कि वो कॉपी ले, इनको असिस्ट करें। रिटन आर्ग्यूमेंट सबकी अलग करके निकाल देना ताकि ये आज के ऑर्डर में ना तफसील से हम सारे लिख देंगे ताकि वो इनके AOR को बुला लें, जो कॉपीज है सारी। सर अच्छा, मैं फिर आपको एक एक और करके सिकंदर साहब, आपने अपने ग्राउंड्स में उस सवाल का जवाब दिया है कि हाउ द रिटर्निंग ऑफिसर हैज डिक्लेयर्ड ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी एज इंडिपेंडेंट। इसका जवाब दिया? ग्राउंड लिया हुआ है अपने। जवाब दिया या नहीं? My lord, I've attempted to answer it is what I can say. We will see. That the answer is satisfactory. Of course, my lord, of course. Start with नो एक मिनट, ये कंप्लीट कर लें सर एक्सरसाइज, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। देयर आर नो एडिशनल ग्राउंड्स इन 313 ऑफ 2024। अगर इन्होंने फाइल किए तो बता दें। किसने? ये PMLN की है सर। My lord, we filed it in 312, the additional grounds, because these are two identical reviews. ठीक है, ठीक है। And if they are filed in one after second law, even कोई time बाद review भी होता है, तो we deem to have been, चल ठीक है, वो 2 में सर है। ये नोट कर लें, बिकॉज आई विल सीक टू क्वेश्चन द मेंटेनेबिलिटी। ठीक हो गया, ठीक है। We will note today. कि इसमें कोई नहीं फाइल किया है और ये नहीं फाइल कर रहे हैं। फिर है सिविल, जरा सिकंदर मुझे वो दे दीजिएगा 51 वाला, आप अपनी कॉपी दे दें सो दैट आई कैन आर्ग्यू। फिर जी 1051 सिविल रिव्यू पिटिशन नंबर 319 ऑफ 2024 एंड सिविल रिव्यू पिटिशन 320 ऑफ 2024, इसमें कोई नहीं है एडिशनल ग्राउंड। What is the effect if it is not there? So there is no certificate. If there is no certificate, If in one case they have filed the additional grounds to cover up one review at least, जी so then what it makes difference वो if तो the, technical if the all review petitions are to be heard consolidated? जी if there are two and one party has filed in one, it may not have an effect. But if party has not filed any, then that review is not maintainable. But if they filed even in one case, virtually it covers all or not? No, it doesn't. ये mandatory आपकी judgment में I है। understand, but at least to the extent of that review petition, बिल्कुल। the grounds are fulfilled. Yes, but the rest may be dismissed, then that's my argument. If we consolidate all the proceedings, if we consolidate all these, then it will not be a part of the. No, my lord, every review has to be seen as separate because they've taken separate grounds. There are different parties. These are different parties. These are not the same Your party. argument, judgment it's a single. These are not the same It's party. a single judgment. Every review petition has raised a separate ground, challenging or targeting the judgment of the 8 members. So if we Sir, then you may dispense with the Supreme Court rules as far as when there is a No, we are not when there is saying, Mr. Faisal, you are just mixing the rules. We are only saying that even if one review fulfills all requirements of the rules, then even that can be considered. What Yes. would be the effect of that review Yes, on the? and my argument would be the rest of the reviews, Ji. rest of the reviews in which Supreme Court rules have not been complied with have to be dismissed. चलो ठीक हो गया. That effect will be considered at the time of final decision. Yes. So now, my lord, there were two questions which were asked.
There were two questions which were asked last time. Let me just address that. Her ladyship had asked about the symbol of SIC. Symbol of SIC, it is horse. But it was the symbol of the political party. yes, but he had contested, the respondent number 2 had contested as independent and from NA 104 Faisalabad, and he had contested with a symbol of tower. Now why he did that, I'll explain. Now, as for your lordship's question, This is not issue before us. नहीं, Why, नहीं, why somebody had contested on such? जी, नहीं, मैं पूछा था, No, उन्होंने सिर्फ सत्य पूछा ना आपने नहीं, Why पूछा। can you पूछा? मुझे जरा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। आपने बताया था कि आपने बाद में जवाब देना है। उसका ये है कि ही हैड अ पॉलिटिकल पार्टी सिंस 2013 और वो उसके बावजूद चूज करता है टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? देन ही जॉइन बैक अगेन हिज पार्टी के क्या ऑटोमेटिकली वो फिर सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन बन गया? प्लस पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे वन द इलेक्शंस, उन्होंने फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज्वाइन किया क्योंकि बिकॉज ये पार्टी तो अंदर पार्लिमानी पार्टी में और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क होता है। And this question was asked by my Lord Jamal Khan in the earlier proceedings. और उसका उस वक्त भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया था कि पार्लिमानी पार्टी जो इलेक्शन जीत कर आती है वो पार्लियामेंट के अंदर आती है। तो यू आर टू ज्वाइन। अच्छा, दूसरा फैसल, मेरे दो सवाल है उसको भी साथ लेते जाएं। इस जजमेंट के जरिए जो विच इज अंडर रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है थ्रू अ जजमेंट, क्योंकि जो 3 दिन होते हैं ज्वाइनिंग के उसको बढ़ाकर 15 दिन कर दिए गए और राइट टू वोट has been declared as a fundamental right, which is not. Fundamental rights में वो नहीं आता, that is a creation of a statute. तो वो right of vote जो है वो भी एक fundamental rights में addition हो गया, amend हो गया constitution through this judgment, and 3 दिन का जो दिन time दिया था वो उन्होंने 15 days कर दिया था। तो that is also an amendment to the constitution. Can that be done through a judgment of the Supreme Court? the way I will address all these questions is I will rely on the reasoning of the majority judgment, and I think the majority judgment addresses all these questions. And similar to the question of Justice Ali Bakar Nachvi Saab about this arrangement between SIC and PTI, when I read the portion of the judgment which addresses that, I will address your lordship's judgment. And there is a reason I want to stick to the judgments. There is a reason, sir. Because I want to follow the principle of review as laid down in numerous judgments, and of course the judgment I had read out, authored by Justice Mazhar, that I will not convert this review into an appeal. I will not re-argue the case. I will stick to what is really, and I will stick to the judgments. There are these 4 judgments. Whatever argument I make, I will make by reading the paragraph of that judgment. The most I will refer to is my main appeal, because there are 1 or 2 documents which are not there, and maybe another document. So this is one of the ways where I will stick to the principle laid down. I will not convert this into an appeal. I will treat this as I will not re-argue. And number 2, in order to save your lordship's time, I think I cannot improve on the reasoning given by the majority of which Justice Mazhar and Justice Hassan Azhar Rizvi are a party, my lord. My lord, if reference by the majority judgment. जी बिल्कुल, but वही under review है, जी नहीं, यही complication है, because as far as some points are concerned, 11 judges have agreed on that. There are certain, नहीं sir, बड़ी इसकी, no my lord, ये point नहीं, judges ने खुद लिखा है, and there are author judges which are saying, I don't think I will be contradicted. What do you mean, Faisal? Whether this review is against all 3 judgments? If, my lord, they are seeking,
a review of certain fundamental findings of the majority judgment, then that would mean that as far as those findings are upheld by two of the dissenting judgments, those findings are also wrong. So what they cannot do. No, but it was for you to file the review, na? If you were not satisfied with the minority judgments. I'm not, sir, मैं नहीं कर रहा हूँ. नहीं, पर देखें आप जो बात कर रहे हैं ना, बिकॉज ये बात तो फिर एक नई चीज ओपन हो रही है इससे कि जो रिव्यू पिटिशनर्स हैं, दे हैव फाइल्ड द रिव्यू पिटिशंस ओनली अगेंस्ट द मेजॉरिटी जजमेंट, 8 members of the bench, okay? Yes. If you treat the review for all, then the other judgments. What do you mean by that then? I was going to explain. What they cannot do, of course, reviews are not filed against minority judgments. But what they cannot do is... I asked this question on the first day from Mr. Harris, whether you have assailed my judgment or not, because at least we two, I and Justice Qazi Faiz Issa, and 8 judges were unanimous on 38 or 39 seats. 8 members gone beyond that. They have given 41 more seats, with which we were not agreed. So, sir, to this extent, sir, you are right. Your lordships are 11 of the judges are one on these 3 points. Number one, that the independents, अब उस पे नंबर्स पे डिबेट है, बट पीटीआई contested elections through affiliated independent candidates. All 11 have held this. Number 2, दोबारा मैं इंटरवीन करूंगा. देखें वो बाकी जजमेंट. सर मेरा पॉइंट तो मैं कह दूं ना, आप सुने तो सवाल सुनेंगे. जी सर. सिर्फ जो मेजॉरिटी जजमेंट है दैट इज अंडर रिव्यू बिफोर दिस कोर्ट. सर आप मेरा आर्गुमेंट अगर सुन ले तो आपको ये बात कहनी नहीं पड़ेगी. आर्गुमेंट बाकी जजमेंट एज इट इज इंटैक्ट रहेगी. इसका जो भी फेट होना है 8 मेंबर नहीं. मैं आप मेरी आर्गुमेंट वही मजहर साहब ने सवाल पूछा. चलें ठीक है. देखिए, one of this point, that the second point on which first point क्या था? First point ये था कि numerous candidates by all 11 judges were considered to be PTI affiliated independents. Now, only those who have mentioned in their nomination paper that they belong, their affiliation is with party A, B, C, D. तो इस पे numbers पे difference. The rest have mentioned by itself that they are independent. देखें एक मिसाल के तौर पर आज से मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी की, जैसे हमारे पास मिसाल है रजा साहब की मिसाल है कि वो SIC के चेयरमैन है, लेकिन उनकी मर्जी वो इंडिपेंडेंट खड़े हो. कैन वी कंपेल हिम नॉट टू? इसलिए मैंने नंबर्स की बात नहीं तो इसलिए बात तो फाइंडिंग है. सेकंड फाइंडिंग ये सर मैं अपनी आर्ग्यूमेंट तो स्टेट. आर्ग्यूमेंट आप देखें ना, बेस ही अगर आर्ग्यूमेंट की आपकी ठीक. सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्ग्यूमेंट क्या, आप कह रहे हैं बेस पता है. मैंने तो आर्ग्यूमेंट ही स्टेट नहीं की. सुनेंगे ना मुझे तो वही नहीं आई कि मेरी. नहीं ठीक है. आपको आज सर लेट मी स्टेट माय आर्ग्यूमेंट. व्हाई कांट यू गिव मी a couple of minutes to state my argument? परसों वाले मोड में आ जाए. नहीं, कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूँ. अगर आप मेरी आर्ग्यूमेंट सर आप वापस परसों और उससे पहले वाले मोड में आ जाए. नहीं सर, उससे डेविएट ना. सर मैंने आपसे कह दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स पढ़ूंगा. सर साहब, इसमें मेरी एक बात ये है कि जो ये आप कैंडिडेट्स बता रहे हैं, जो न्यूमरस कैंडिडेट्स जो ट्रीट करे गए एज अ पीटीआई मेंबर्स, they were treated on the basis of the documents filed by the election commission with their concise statements. Relied by both the majority judgment and the judgment of his lordship justice man. जो second आप डेवलप करें ना क्या जी सर मैं बिल्कुल. जो second common बात ये है कि all 11 have held that PTI are entitled to reserve seats. Again you are going into the nitty-gritties. Develop your argument. The argument is what cannot be argued by the appellants before your lordship is that. मेरा एक सवाल है फैसल साहब. एक मिनट इसी से है ना, फिर ये बात कहीं और चली जाएगी. मेरा सवाल फिर दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा. सवाल तो उन कैंडिडेट्स का है जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके इलेक्शन में असेंबली में आ चुके हैं. ये इंडिपेंडेंट ये रिजर्व सीट्स के लिए है. ये पार्टी एफिलिएटेड लोग थे बैक्ड बाय पीटीआई. वो किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना जरूरी है. और वो मौजूदगी साबित होती जो जनरल इलेक्शन में सीट्स जीतकर असेंबली में आए हैं, उनसे आपने साबित करना था कि पीटीआई मौजूद थी. लेकिन उनका फिर
फॉर्म देखना है कि उन्होंने अपने फॉर्म में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिखा हुआ है या पीटीआई लिखा है। रिजर्व सीट्स वाले तो आप नहीं चेक कर सकते। मैं इसका जवाब दूंगा जैसे मैंने स्टिक किया है। मैं आपको वो मेजॉरिटी जजमेंट का पार्ट पढ़ूंगा जो आपके सवाल का जवाब वही तो अंडर वो है ना, वही यहाँ पे चैलेंज है, आपसे सुनना चाहते हैं कि वो क्यों कैसे। तो मेरी आर्ग्यूमेंट Precisely, I am just cutting it short. Your argument that this review will not only against the 8-member judges judgment, but it will also affect the other views. ठीक है, यही आप कह रहे हैं ना, ये रिव्यू। तो आप इसको डेवलप करिए ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा जो आप कह रहे हो यही कह रहे हैं आप ना कि भाई रिव्यू सब पे आ रही है। सर, मैंने भी कहा ही नहीं। अच्छा चले, आप डेवलप कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि what the appellants cannot argue is that the majority judgment is wrong because Justice Mandokhel has held this. They cannot rely on the minority judgment because it has common points with the majority judgment. They cannot say that PTI could not be granted relief because it was not a party. Because both appellants being review petitioners? Yes. No, appellants तो आप थे यहाँ। नहीं, that is what I mean, sir. The petitioners. I stand corrected. Thank you, sir. What they cannot say is that we object on the majority view that PTI was not a party, it could not be granted relief, and we rely on Justice Mandokhel's judgment. Because Justice Mandokhel's judgment and Justice Qazi Faiz Isa's judgment has also granted relief to PTI as far as reserve on the same footing. On the same footing. So ये मेरी argument है आपके सामने। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। Even Justice Yahya Afridi also recognized them as party and made entitled for the reserve seat. Yes. How many That is why I will show that their argument is self-destructive. But let me continue. My lord, my lord, why will I adopt? Let me just a minute explain as to why I will not really refer to anything but the judgment. I will read the majority judgment. Sir. You must refer the complete judgment and other judgments as well. Yes. With apologize. Yes. The members, my brother judges who are already heard this case and decided. I am completely new here. Yes, that is why, sir. So, and we are 6 in number. PG, you are in the majority. आप उनको कन्विंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं। हम उनके साथ अपने आप को मिला रहे हैं कि कौन सा पॉइंट डिस्कस हो रहा है। Party who is seeking review, they have not argued the facts. जी, And बिल्कुल। even they have not they have referred the case law, nothing else. That is the same thing which I asked you in the very first day, because so many new members are here, so they may be fully conversant with the controversy and the facts and judgments. मैं आप दोनों के दरमियान एक बीच का रास्ता अपनाऊंगा। मैं बिल्कुल पूरी पिक्चर आपके सामने रखूंगा, ताकि कोई बोर भी ना हो। जी, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं री आर्ग्यू ना करूं अपील आपके सामने, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत वॉल्यूमस है। आप कोशिश करें कि आपकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए। सर, वो तो आपके ऊपर है। एज लॉन्ग एज वी गेट ए राइट ऑफ हियरिंग, सर, फ्लॉप हो, मूवी ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। So I will try to balance the two. Now, what I began by, and I hope that the new judges have got a overview when I read the facts, कि इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, और वो बहुत सिंपल है एक्चुअली। किस तरह डिस्प्यूट अराइज होता है उसको 1 मिनट में मैं कहता हूं कि क्योंकि वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज PTI, inter-party elections were not accepted. They were not given the common symbol. Now that had a consequence on the nomination papers which their candidates had filed. The election commission refused. That has legal consequence, or it was presumed that it might be some. It was presumed. Illegal consequences, मेरे ख्याल में. It was presumed. It was There is presumed. no It was legal presumed. bar upon any जी, जी. party
तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि because they were not granted a common symbol, as all 11 judges have held, that the election commission misrepresented that order, both of the Peshawar High Court and of this honorable court in the inter-party case, कि ये party disqualify हो गई है election से. So they did not let the PTI candidates refer to them as PTI candidates. They were declared by the election commission through an order as independent candidates. So meaning thereby illegality started from the filing of nomination form. Yes, yes. So the illegality by the election commission. अब वो जब independent 80 के ऊपर, there are actually 86 NA and numerous provincial, जब वो elect हो जाते हैं तो उनके सामने dilemma ये होता है, it's a huge number. This number in both the provincial assembly and the national assembly, they are entitled to over 78 reserve seats, which they get in terms of their proportion of general seat. जैसे पंजाब असेंबली में 32 वुमेन सीट्स हैं, उसमें शायद टोटल सीट्स हैं 141 डिवाइडेड बाय 32, जिसको 4 जनरल सीट्स मिल जाएंगी उसको 1 वुमेन सीट मिल जाएगी. ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब वो जब इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो अब उनके ऊपर डिलेमा होता है. उनकी इंटरप्रिटेशन ये होती है और इलेक्शन कमीशन ने ये किया होता है कि पीटीआई तो पार्टी नहीं है, तो दे इन ऑर्डर टू गेट रिजर्व सीट्स देन जॉइन, बिकॉज दे हैव एन अलायंस विद SIC, they join SIC and SIC applies for reserve seats. SIC ने कैसे अप्लाई किया रिजर्व? SIC थी पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, अब नहीं. उसी पे मैं आ रहा हूँ. बिल्कुल. अब मैं 1 मिनट में स्टोरी कंप्लीट. जब SIC ने अप्लाई किया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो औरों ने भी अप्लाई किया. अच्छा, औरों को ऑलरेडी देखिए 226 रिजर्व सीट्स हैं, नेशनल एंड 4 प्रोविंशियल. उसमें 148 के हवाले से कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो बाकी पार्टियों को मिल गई अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. उन्होंने जो सीट्स ली 78 सीट्स बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल, वुमेन एंड नॉन मुस्लिम, उसके हवाले से डिस्प्यूट आ रहा है. जब SIC ने अप्लाई किया तो इन्होंने भी अप्लाई किया, सबने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी एंड द रेस्ट. ECP ने ये कहा, अभी मैं उसका एक पोर्शन पढ़ूंगा. ECP ने ये कहा कि नहीं, SIC को नहीं मिल सकती क्योंकि योर लॉर्डशिप, एज राइटली पॉइंटेड आउट, it is not a parliamentary party, it has no presence in parliament, it has not won any seats, that is why it is not entitled to any reserve seats. PTI was existing at that time. Yes, PTI. But one of the members of the election commission held that these seats are to be left vacant because it cannot be given to other parties because they have already received seats according to their proportionate representation. माले गनीमत हो जाएगा ये, in a sense. That order was challenged before the Peshawar High Court by SIC. Now SIC, the Peshawar High Court also upheld the order of the majority 4 members of the election commission that yes, SIC is not entitled to that seats and these seats are to go to the remaining party even though they have received their share of the seats. Now, that it was mentioned in the Peshawar High Court judgment that this seat will go to the other parties. Yes, Remaining उन्होंने seats. अपहोल्ड किया ना ECP का ऑर्डर सर, तो उसका मतलब यही है. अब वो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, which is the judgment under review. Now, the judgment under review, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, Regarding SIC, all 11 judges said, all 13 said that SIC is not entitled. Yes, and all. that judgment has जी. not been challenged. जी, all 13 said, I stand corrected, बिल्कुल सही कहा. All 13 said that SIC, उसमें से 2 ने ये कहा
कि ऑल्दो दो और कुछ और ने कि एसआईसी पार्लियामेंट्री पार्टी तो हो सकती है, यानी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन तो कर सकते हैं उनको, लेकिन उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती बिकॉज दे हैड नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शंस एंड दे हैड नॉट वन एनी सीट्स। अब उसमें जब आएंगे ना, अब सॉरी, वो अब उसमें जब आएंगे कि उनको सीट क्यों नहीं मिल सकती, फिर आपको आर्टिकल 51D पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बताया कि जब अब ये भी अपने क्लब्स का माल गनीमत से क्या मुराद है आपका? सर जो आपको ड्यू नहीं है वो आपको मिल जाएगी। अब ये 51 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जी मैं उस पे भी आता हूँ। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस, मैं उसको भी एक क्वेश्चन मुफ्त में किसी को नहीं मिलता। किसी ने ये कहा है कि एसआईसी को ज्वाइन नहीं कर सकते? यस, मेजॉरिटी हैज हेल्ड दिस। यस, majority has held that SIC, the independents cannot join SIC. ये होल्ड किया उन्होंने। नहीं, SIC एज ए पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट? मेरे लिए भी डिस्कवरी थी जिस तरह आपके लिए डिस्कवरी है, because I read the judgment again. फैसल साहब, एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो वो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन पार्लियामानी कमेटी पार्टी तो ये थी नहीं ना जी, इससे फर्क नहीं पड़ता था। मेजॉरिटी ने आपसे एग्री किया इस बात पे। अच्छा, आपको पहली इस नतीजे पे, बस मेजॉरिटी हैज एग्रीड विद यू ऑन दिस पॉइंट। अब तो फैसल बोझ आप पर बढ़ता जा रहा है। सर मैं 1 मिनट में फैक्ट्स कम पे, फिर मैं रीडिंग ऑफ द जजमेंट पे आ रहा हूँ। इस एडमिशन से जो आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ने कहा है कि वो आपको ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे, इस पे एक सवाल बनता है, वो मैं आने वाले जी प्लीज, मैं भी मेजॉरिटी जजमेंट पे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक तो ये कहा कि एसआईसी को नहीं मिल सकती, फिर मेजॉरिटी ने एंड 3 of the members in the minority said that PTI is entitled to this. Now the disagreement between the 11, first the disagreement between the majority and His Lordship's judgment as signed by His Lordship Chief Justice Qazi Faiziza as he was there, is that these are, some of them, ये common बात है, are PTI affiliated independents. They should be recognized as PTI members. 10 judges or 8, 11? 10. 2 plus 8. अच्छा, ठीक है। 8 or 10, 11 actually have said this, that yes, PTI contested elections through these independent members. 11 have said that PTI is entitled to reserve seats. Now the disagreement occurs that as far as the majority is concerned, they have said that all 39 are automatically PTI and 41 independents have been given the option with a timeline to decide whether they want to join PTI or not. अच्छा फैसल, why they were not declared directly as मैं उस पे भी आता हूँ। फैसल साहब, मेरा सवाल यहाँ है, जो इसके जवाब इसी में बनता है, आपने देना है। कौन सी पीटीआई तो अंदर थी नहीं। पीटीआई ने जनरल इलेक्शन जो था 8 फरवरी को, उसमें आना था जी। उसमें अगर वो आते बैक्ड बाय पीटीआई और उधर ये कंफ्यूजन होती कि ये पीटीआई के हैं या इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, वो क्वाइटली आके बैठ गए कि इंडिपेंडेंट उनको डिक्लेयर कर देगा। रिजर्व सीट्स वाले किस तरह एक पार्टी को अंदर लेकर जा सकते हैं जो ऑलरेडी नहीं है? मेजॉरिटी और बाकी 3 जजेस ने होल्ड किया है कि नहीं, वो थे, क्योंकि ये पीटीआई कैंडिडेट, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे ना, वो जो 8 फरवरी को जीत के अंदर आए थे, मेजॉरिटी उनकी आई थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, उन्होंने पार्टी को इंट्रोड्यूस नहीं, करना था। वो 11 जजेस ने कहा है कि उनमें से एक तादाद, अब वो तादाद में डिसएग्रीमेंट है, एक तादाद जो है वो पीटीआई कैंडिडेट थी। ये तो आप उधर ही एक मिनट। So all 11 have held that PTI is entitled to reserve seats, not SIC. Now the disagreement occurs. उसमें एक रीजन ये भी था कि PTI had already submitted its list of reserve candidates along with nomination papers of the reserve candidate. वो contest कर रहे थे, उसमें से शायद गौर साहब उसमें he is still
elected member of PTI. जी He is neither independent nor SIC. जी 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 गौहर साहब तो पहले 8 फरवरी पे जीत के आए थे ना, उनकी पोजीशन का क्या पता, मतलब ठीक है ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, लेकिन फॉर्म उन्होंने कैसे भरा था एज ए वो पीटीआई? मैं आता हूँ, वो सलमान एक मिनट, सलमान एक मिनट, As a PTI था ना। लेट मी जस्ट कंप्लीट। सर आप वो पोर्शन पढ़ दीजिए मेजोरिटी जजमेंट का, पहले पोर्शन पढ़ दिया मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं। डिसएग्रीमेंट इस बात पे है, जो मेजॉरिटी जजमेंट में भी आता है, कि what is the number of people who will be considered to be PTI affiliated independents, और वो अगर नंबर चेंज होता है तो ये 78 सीट सारी की सारी पीटीआई को नहीं मिलती, इस पे डिसएग्रीमेंट है। फिर जो इंडिपेंडेंट्स के लिए जो 41 मेजॉरिटी जजमेंट ने का एक टाइमलाइन और प्रोसेस लेट डाउन किया था, वो बाकी जजेस ने नहीं माना। एंड द लास्ट थिंग इज दैट His Lordship, as he is now Chief Justice Yahya Afridi, in his note, has actually left this issue by laying down these principles, left this issue to the Election Commission of Pakistan by remanding this case completely to decide. What was the difference between majority and minority is that the independents have already been given 3 days time as per Yes. clause D Yes. of Article That's the 51. Ji. So there is no need to give further time. This was the difference. Yes. But they have already joined. This is their prerogative to join any party. Bulkul. Now, let me. Mr. Siddiqui, I would like to ask you a question. Ji, ji. Since you have not challenged that very order before this court in the review petition, whereby you were declined the reserve seats as SIC, why didn't you challenge that very order? Because at this stage you are supporting the impugned order, whereby you were denied the reserve seats. Why? जी, इसका जवाब भी मेजॉरिटी जजमेंट में मैं जब पढ़ूंगा, आप अपना सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी सवाल, इसलिए मैं इंडिपेंडेंटली मैं जब जजमेंट पढ़ना भी शुरू कर रहा हूं, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं ये आपको नजर आएगा कि जो जवाब है वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वो सारे जवाब उसमें ये भी एड्रेस हुआ है जो आपका सवाल है और जो औरों ने किया है, कि ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन SIC एंड PTI। दैट इज व्हाट योर लॉर्डशिप इज एड्रेसिंग। चले यहाँ एक क्वेश्चन ले लीजिए ताकि उसको भी जवाब। जी जी। In the proceeding of the appeal or the petition you filed before this court, 2 petitions. जी। Any party during the proceedings, any of the parties or the council claimed the seats for PTI? Yes. इसका भी जवाब जजमेंट। Who claimed? PTI and SIC both claimed for PTI, and I will show to you. इसका भी जवाब जजमेंट। से पढ़ लें आप, ताकि सवाल आप पहले पढ़ लीजिए ना, मतलब if everything is answered in the judgment, then there is no need of any argument. 2 दिन ना लेना, फिर 2 दिन ना ले, छोड़ दे 2 दिनों, हम वो मेजॉरिटी जजमेंट फिर जी उसको पढ़ने में भी 1 दिन लगेगा। इफ योर लॉर्डशिप हम 2 दिन ले लेंगे, पढ़ लेंगे। जी पढ़ लीजिए ना, अगर मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूँ तो मुझे वो पढ़ने दें। कौन से CMA 2919 of 2025। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें 1 महीना भी लगा सकते हैं। नहीं, महीना मैं नहीं लगाऊंगा। अगर चाहे तो लगा सकते। नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं करूँ कब लगा रहे, मैं मुझे भी छुट्टी पे जाना है सर। अब किसी क्लाइंट के लिए शहीद तो नहीं होना है ना सर। देखना पड़ेगा ना कि क्या होता है। नहीं सर, मैं किसी क्लाइंट के लिए शहीद होने के लिए तैयार नहीं। आप शहीद करते हैं, शहीद होते नहीं। ये भी आपका प्रेरोगेटिव है कि आप। वैसे भी सर बहुत डेंजर है कि आई माइट बी डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर फ्रॉम होम, सो आई हैव टू फिनिश दिस क्विकली। सो पेज 5 अगर आप देख लें, CMA, if your lordships have CMA 2919 of 2025। पेज कौन से? पेज 5। रेलेवेंट पे आ जाए तो नहीं सर, पहला पोर्शन इज क्रिटिकल टू द। ये नहीं कहा कि नहीं, मैं कह रेलेवेंट पे आ जाए। अगर आप समझते हैं पहला पेज रेलेवेंट, पहले 3-4 पेज पढ़ ले आर द फाउंडेशन ऑफ दिस जजमेंट। पढ़ ले प्लीज, पढ़ ले सर। The first 3-4 pages are about that on what principles of constitutional law is this judgment based on, and on the basis of those principles they have sought to approach and adjudicate this appeal. So they have laid down
5 principles in this, and these are the first 3 pages. At the core of our democratic constitution lies the will of the people of Pakistan, with free and fair elections being fundamental to democracy. The principle that the most important political office is that of the private citizen underscores the crucial role of the people, whose right to vote is the lifeblood of democratic governance. Democracy strives on the belief that the authority inherently resides in the people, a principle enshrined in the constitution of every democratic nation, including ours. Our constitution is not merely a government blueprint, but a covenant affirming the supreme role of the people in shaping their destiny. Under our constitution, while the sovereignty of the entire universe belongs to Almighty Allah alone, the authority is to be exercised by the people of Pakistan as a sacred trust, wherein the limits prescribed by him. Within the limits. It posits that people are entrusted with the responsibility of governance, which is to be exercised through their chosen representative. The notion of a sacred trust elevates the responsibility of both the government and the judiciary in our Islamic Republic. It embeds a moral dimension into the practice of democracy, while the fidelity of this trust is seen as paramount. Ab ye important hai. In the context of elections, this sacred trust implies that all the actors in the electoral process must adhere to a higher standard of fair and honest, ensuring electoral integrity. One question arises. This is my question, independently, not of you all. Whether all the political parties are adhering to this provision, of whether every political party has taken step to ensure fair and free elections. That's our dilemma. Every political party is not trying to use unfair mean or yes. Not. I think that's our this central. is for the politicians to upheld this. That's our dilemma. That's our dilemma, as rightly pointed out by your lordship. So, जो पहला principle है वो ये है, जो laid down किया judgment, and that is the difference between this judgment and the judgment of the real minority, जिसे मैं कहता हूँ, authored by Justice Aminuddin and Justice Naeem Akhwan, is the central notion of democracy in understanding constitutional principles. वो एक यूएस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस स्केलिया, बड़े मशहूर जज थे. वो कहते थे, जब उनके सामने कोई चैलेंज करने आता था तो वो कहते थे, yes, what they have done is stupid, but it's not unconstitutional. So simply because something is stupid doesn't mean that it is. आपने कौन सी जो पैरा पढ़ा है फिर माइनॉरिटी को कि मेजॉरिटी पूछा ये था कि anyone claimed, आपने कहा yes. Where is that? जी मैं पढ़ता हूँ, मैं एक सीक्वेंस में चलूंगा. ये जो आपने कोर्ट किया किस जस्टिस के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में आपने मैं उसी को कह रहा हूँ. The difference between the minority judgment authored by His Lordship and this is that while interpreting Article 51 and 106, the majority judgment, including Justice Mazhar and Justice Hassan Azhar, have said that something which leads to undemocratic consequences cannot be the correct constitutional interpretation of the reserved seats provision. Whereas the minority view is that no, we will look at the text and we will not look at whether it has democratic or undemocratic consequences. I think that's the difference. That is why I referred to Justice Scalia. You mean to say that the constitutional provisions can be interpreted outside its scope and domain? No. Constitutional provisions have to be interpreted while keeping in mind that the central foundation of the Constitution is and in democratic. some cases, this code goes beyond to the provisions of the Constitution. You are not challenging that it was created a great dilemma that the bench has rewrite the Constitution. No, it is not. मैं explain करूंगा नहीं. लेकिन पहला amend the Constitution. Though so many things have been heard in the public at large. Even in the case of 63A, that was condemned, and ultimately it was reviewed by another bench of this court. So, what the history
what the judgments say to us. जी वही मैं कह रहा हूं जो पहला प्रिंसिपल है ना सर दे सिंपली से दे डोंट से यू कैन रीराइट बट द फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी हो तो उसकी क्लैरिटी चाहिए सुप्रीम कोर्ट करे जहां बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा है हाउ कैन यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू देयर इज नो अमेंडमेंट बट देयर इज एन अमेंडमेंट There is a difference 3 days between की जगह 15 days कर दिया there is a difference between the purposive interpretation and reading down the Constitution when there is a rule of mischief. Hudson case, you know that. जी जी This is the first judgment on the purposive interpretation of the law. जी So once the court say that this is the provision of the Constitution, whether we have to adhere to that provision or we can override it, we can interpret it in our own mind, which is beyond the scope of that no Constitution you provision. have to adhere to the provision but that provision has to be understood in terms of democratic constitutionalism that is the principle Every judgment should be democratic. No, no. Then what is the Leading to- impact of the Constitution? no नहीं वो If you say that the judges should decide on the public will No. and to No. save the democratic No. process, जो मैं- which is beyond the constitutional provision, then no. what? मैंने जो जजमेंट पढ़ी है वो सिर्फ ये कहती है when you look at a provision of the constitution you should always keep in mind that this is a democratic constitution. That is why every provision will enhance democracy. That is all the first. Now let me come to the second. I agree 100% with you. जी, second principle. I agree. Yes. सुना आगे भी why I am agreeing. Sorry, Why जी, I am agreeing. लेकिन इशू बात आप ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए. No doubt. मैं यहाँ बैठे हुए किसी शख्स को ये इतराज नहीं प्रमोट की होगा. बात मैंने नहीं की. डेमोक्रेसी को प्रिवेल होना चाहिए, डेमोक्रेसी को फ्लोरिश होनी चाहिए, डेमोक्रेसी को फलना फूलना चाहिए. बात सिंपल सी है कि अगर आपकी बात हम मान लें तो डेमोक्रेसी ये बताती है कि हर शख्स की मर्जी है, चाहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, चाहे वो पार्टी से लड़े. तो यहाँ पे तो हुआ ये कि जिनकी मर्जी थी उन्होंने पार्टी एफिलिएशन दे दी, जिनकी मर्जी थी उन्होंने आज़ाद लिखा. कैन वी कंपेल देम? No, you cannot compel them. So और मैं let उस पे भी- everybody to exercise this democratic right. This is उस पे भी मैं आता हूं. मैं जरा ये प्रिंसिपल्स पढ़ता हूं. जो सेकंड प्रिंसिपल है पैरा 3 इलेक्शन अथॉरिटीज. नाउ सेकंड प्रिंसिपल जो उन्होंने अप्लाई की बिकॉज सारी जजमेंट इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. Election authorities as electoral management bodies are the guarantor institutions of democratic processes and are critical to democratic governance, akin to a fourth branch of government. Their constitutional role is to ensure the conduct of the election by providing an equal and fair competitive field for all political entities and protect citizens' rights to vote. As an impartial steward of the electoral process, the Election Commission of Pakistan is not only an administrative body, but also a guardian of electoral integrity and democracy's legitimacy. When election authorities engage in actions that undermine these principles, such as, अब यहाँ से वो connect करते हैं to what happened, such as unlawfully denying the recognition of a major political party and treating its nominated candidates as independents, they not only compromise the rights of these candidates, but also significantly infringe upon the rights of the electorate and corrode their own institutional legitimacy. Now your lordship can see how they are connected to the facts of the case. The third principle, political parties. Political parties play a crucial role in representative democracy, acting as intermediaries between the state and its citizens. They are uniquely positioned to shape and structure electoral choices, organize public opinion, and integrate diverse interests into coherent platforms. I skip this and I come to the last 3 lines of para 4. मैं इस तरह skip करता रहूंगा, आप फिक्र ना करें. For democracy to endure, political parties must be supported and strengthened and not eliminated. A democracy without political parties is unlikely to sustain itself for long. ये भी आप देख सकते हैं कि इससे किस तरह related है, because one of the major political parties. What is the relevance of this paragraph or this phrase? जी. Whether any political party was eliminated?
The Election Commission did that. Where is that order? Ji? Where is the? Yes, is there any- Election Commission has passed the order. Was that challenge? Ji? Was that challenge? यस वो सलमान वो समझाएंगे क्योंकि उनका केस है, लेकिन आपने तो यहाँ तक कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चैलेंज हुआ था या नहीं हुआ था. इट वाज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड यू हैव एग्रीड विद द मेजॉरिटी इन दोस. 185(3) की पिटीशन थी आपकी SIC की. देखिए अगर आप इस तरह पीछे जाते जाएंगे ना, सर पीछे का आप मेजॉरिटी जजमेंट को रिव्यू करना चाहते हैं. मेजॉरिटी जजमेंट अभी तक आपके सामने नहीं पढ़ी गई है. आप वो पॉइंट तो आए नहीं, पढ़ी नहीं गई है. सुबह से आपसे पूछा जा सर, रहा है कि कहां पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 13 मेंबर बेंच की जजमेंट रिव्यू हो रही है. इट हैज नेवर हैपेंड इन. और आप मेजॉरिटी जजमेंट नहीं पढ़ेंगे पूरी. आई एम अमेज्ड. तो सर मैं पढ़ने दें. जी पैरा 5. When the election commission इन ओपनिंग हम लोग कह चुके हैं, एटलीस्ट मैंने तो आपको कहा कि भाई आप कंप्लीट जजमेंट की तरफ जाइए. जी मैं उसी पे आ रहा हूँ. और मैं कोई डॉक्यूमेंट्स आपको रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जजमेंट तो पढ़ने दें. किसने मना किया है फैसला? क्यों गिला कर रहे हैं? जी. When the election commission errs or makes significant mistakes impacting the electoral process. Ji sir. Mr. Siddiqui, these paragraphs, I've gone through these paragraphs, about few paragraphs in the beginning. What I've gathered is that this is perhaps the mind has been expressed by the bench, which has given certain observations without adverting to the facts of the case. And with this bias in their mind, perhaps, if I may add, say so, they have proceeded to discuss the case and then concluded afterwards. Sir, so what do you say? These paragraphs, does it lay down the premise of the judgment or does they conclude the argument? मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूँ कि this provides the foundation on which the judgment is based. मैं आपसे इस बात पे डिसएग्री करता हूँ कि they can be considered to be a bias. लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने जजमेंट दी. सो आई एग्री टू योर लॉर्डशिप ऑन दैट. दैट इज व्हाई दे आर स्टेटेड इन द बिगिनिंग. पैरा 5. These all were discussed and argued. These all points were discussed. जी बिल्कुल. Along with record. जी बिल्कुल. बट ये वो मेरा ख्याल में ये कह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल्स जो है उनके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया, विच इज लॉर्डशिप. 13 जनवरी की जजमेंट को भी ठीक ठाक डिस्कस किया. जी बिल्कुल. Before the court. ठीक ठाक डिस्कस किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं किया, ECP को ब्लेम किया. पैरा 5. तो शायद बाद में ख्याल आ गया होगा, लेकिन अपना माइंड उन्होंने शो कर दिया था कि we were not happy with that judgment. When the election commission errs or makes significant mistakes impacting the electoral process, judicial intervention, now this is the fourth principle which is laid down, becomes necessary to rectify them and ensure electoral justice. The judiciary tasked with ensuring electoral justice must foremost preserve the will of the people. Election disputes. At this point of time, when this observation was given, can we look at the actual oath of the judge of the Supreme Court? What is actually is expected to deliver on? जी मैं उस पे भी आता हूँ. मैं जरा सा ये रीडिंग कर लूँ, but I'll note that. Ensuring electoral justice must foremost preserve the will of the people. The election disputes are viewed through this lens, emphasizing electoral integrity and democracy's legitimacy to maintain public confidence in governance. Electoral justice is vital to protecting political and electoral rights and is intertwined with electoral integrity. The role of the Supreme Court in overseeing electoral integrity is crucial for sustaining public justice in the democratic process. And the court's power to do complete justice, this is where Article 187 comes in, is a critical tool in the constitutional arsenal of this court, enabling it to prevent democratic backsliding and protect democracy effectively with a focus on electoral rights. Denying electoral justice and compromising electoral integrity would undermine the very legitimacy of democracy, and democratic constitutionalism being the central principle. तो जो आपको extraordinary intervention नजर आती है, I think by all 11 members, it's based on this principle. Now the next principle.
When static interpretation fails to preserve the vitality of the Constitution's text and principle, judges have typically rejected it in favor of constitutional fidelity. Constitutional fidelity as a concept embodies that to be faithful to the Constitution is to interpret its words and to apply its principle in ways that preserve the Constitution's meaning and democratic legitimacy. Over time, constitutional fidelity and legitimacy both are framed in a means-end relationship. Legitimacy as an end and constitutional fidelity as a means to an end. We must remember that constitutions are not ephemeral enactment designed to meet passing situation, but are designed to approach immortality as nearly as human institution can approach them. Now, the principles are summarized in para 7, and I would urge your lordships to keep them in mind. With this understanding of the importance of the will of the people, number 1, fair conduct of elections, number 2, role of the Election Commission as a guarantor institution, number 3, centrality of political parties to the electoral process, number 4, electoral justice, number 5, electoral integrity and rights of the electorate in a democracy, we approach this case. Now, it is on these principles as summarized in para 7 that this case has been approached. Now, the next paragraph, I will come back to when your lordships have before your lordship कि उन्होंने facts से किस तरह deal किया, because para 8 deals with the issue as to whether facts in electoral disputes, pleadings in electoral disputes are to be dealt with as you are dealing with an ordinary civil suit or not. Mr. Faisal, in presence of Article 225 of the Constitution, whether in the jurisdiction of the Supreme Court under Article 185, can we discuss the factual aspect of the election dispute? Ji? Factual aspect of the disputes can be discussed or decided in another petition which is not election dispute. So this was not an election dispute which was covered by Article 225. That is why this objection was never raised. ना तो ये रेज होता. This was an order of the ECP which was challenged before the Peshawar High Court, and that order was then before your court. Order of the ECP was limited to reserve seats, only to the extent of request of SIC and the request of other parties. So there was no request of other parties. Yes, बिल्कुल. Multiple applications थी. उन्होंने मान लिया डिसीजन. सॉरी, उन्होंने डिसीजन मान लिया क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था कि सीट्स हमें दी जाएं. उनको there are two parts to the order. One is SIC is denied whether PTI requested. No, PTI did not request. Despite the fact that they filed list of candidates and yes, they did not request. They did not request before these. Anybody has compelled them, forced them, सर coerced उसका them. भी जवाब दिया है, वो मैं जजमेंट में पढ़ूंगा. इसका सबका जवाब है. जब हमारे सामने आए जी, पीटीआई हमारे जी सामने बिल्कुल आई, उन्होंने एप्लीकेशन दी. इसका मैं इसलिए इसका जवाब कि पीटीआई आपके ज़हन में सवाल कि अगर पीटीआई ने सीट्स मांगी नहीं तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह सीट. मैं जब अगर आप जवाब पढ़ लेना कि जो सुप्रीम कोर्ट में इनका एप्लीकेशन आई, सलमान अकरम राजा इज हियर, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, मैंने कहा आप एप्लीकेशन पीटीआई की तरफ से, लेकिन ये आर्गुइंग इन फेवर ऑफ एसआईसी. मैं उसका भी जस्ट लाइक यू, बिल्कुल जस्ट लाइक यू एसआईसी की तरफ से, क्योंकि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. आप आर्ग्यू कर रहे हैं पीटीआई. As his lordship Justice Mazhar and Justice Hasan has held in the majority judgment, there is no conflict. कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है. हमें कोई सरोकार नहीं कि आप दोनों के इंटरेस्ट एक ही अलग है. हमने ये देखना है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन which party is entitled. Yes. और आपने अगर पीटीआई थी भी नहीं, आपने जब भी उनको रिजर्व सीट्स दे दी, और मैं आपकी जजमेंट पढ़ूंगा, उसकी रीजनिंग पढ़ूंगा कि आपने किस तरह उनको सीट्स दी, although they were not formally a party. But let me just skip this part, which I will come back to, which is the factual thing, and I will come to page 11. अगर आप आ जाए, I will come to this part. मैं यू स्किप करता रहूंगा. अगर आप मेरी जजमेंट पे इतने ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, उसमें हमने ये भी कहा था कि सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट पे ना डालें,
अपनी जिम्मेदारी भी आप बिल्कुल, admit आपने करें। सही कहा आप था, एडमिट बिल्कुल। करें कि आप बिल्कुल। ब्लंडर्स हुए, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल पहले ये पढ़ लें, उसके बाद जमात साहब का भी जजमेंट पढ़िएगा। मैं तो पढ़ूंगा वो, मैं तो बिल्कुल, और मैं अर्ज करूंगा क्योंकि सारा पाकिस्तान देख रहा है कि द मिनॉरिटी जजमेंट, आई डिसएग्री विद द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ जस्टिस अमीनुद्दीन, बट इट इज अ वेरी फोर्सफुल जजमेंट। एंड मुझे वो गालिब का वो शेर याद आता है, ये जजमेंट पढ़ के, जो गालिब ने रकीब के हवाले से कहा था कि कितने शीरी है तेरे रब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। तो आई मीन द पॉइंट, इट्स अ वेरी पावरफुल जजमेंट। अभी आप क्वेश्चन अब ले लीजिए, क्योंकि आप जो है ना इधर गालियां का मतलब सर सिर्फ ये क्रिटिसिज्म। अब ये बताइए, इवनी में गालियां हम बोलचाल को भी कहते हैं। ये जो जमात साहब ने कहा ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट की नहीं है जी, अब इस सारे सिनेरियो में जहां पीसीपी एज पर योर कंटेंशन एंड 11 मेंबर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द रिटर्निंग ऑफिसर, वो सारे गुनाहगार हैं जी, तो इन मासूम लोगों को आपने क्यों ज्वाइन कराया जब आप जानते थे कि यू आर नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी? जी, मिसलीड तो आपने किया असल में। मिसलीड नहीं सर, इन एक बार सबको- सलमान आप मैंने जवाब दे टॉप के दीजिए। लॉयर्स थे, मुल्क के तमाम टॉप के जो लॉयर्स थे ना, वो इस पार्टी में उस वक्त इलेक्शन आप ये कंटेस्ट कर जानते रहे हुए कि यू आर नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी, आपने उनको ज्वाइन कराया जी, और उन्होंने ज्वाइन किया आपने। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, सो पेज, एक मिनट प्लीज, आप दे दीजिएगा ना सलमान। एक राजा साहब प्लीज, कोई गलत काम अगर पहले वो उसको इंडोर्स नहीं करेंगे जी। अगर आप समझते हैं कि वो आप गलत है तो पूरी फिर- सुनेंगे आप- लेकिन आप देखिए ना, कर दीजिए। थोड़ा सा बोझ फैसल पे भी रहा है ना, तो नहीं, क्यों इसने मैं उतना बोझ लूंगा सर जितना ले सकता। लेकिन जहां आप सही बात करेंगे मैं आपसे एग्री करूंगा। फिर असल फिर डाइवर्शन वहां से हुई जी, जी। वो सारी चीजें ठीक सर वो उसमें ऑफ कोर्स कि एक फिर रॉन्ग को और फिर उसको आप एडमिट भी करते हैं कि दैट जी, इज देखिए correct, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेग्लिजेंस हमारी तरफ से नहीं थी, बट द पॉइंट इज कि जो मेन, और दिस इज व्हाट 11 जजेस हैव सेड, कि जो मेन मसला क्रिएट किया है वो ईसीपी ने क्रिएट किया। सो दैट इज व्हाट दे वेंट, बट लेट मी जाओ। But you are not responding the question. जी, Because you have so many legal brains in your party. Whether they have not read Article 51 of the Constitution and especially Clause D and its proviso. सर उनका ये ख्याल था कि बिकॉज देयर वाज दिस रूल इन द इलेक्शन रूल, There is no rule. This is the 104 मैं आपको बता रहा हूँ। This is the constitutional provision. आप- The proviso of Clause D of Article 51 says, provided that for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent return candidates. So this is the very crucial question asking by the other members of the benches. political party has been defined in section 2 of the election law, election act. So आप उसको this is very एडमिट much भी clear. कर रहे हैं कि द पॉइंट इज ये बात अब जाके क्योंकि समझ ये आई। अब जाके क्लियर हुई है आफ्टर योर लॉर्डशिप जजमेंट। No, the constitutional provision was सर देखिए clear. कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लियर होता। फैसल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि पार्टी को डायरेक्ट नाम ले लेते हैं कि पीटीआई को वो गलतफहमी थी, ऐसा नहीं है। अगर उनको गलतफहमी होती वो अपने रिजर्व सीट के लिए लिस्ट ना जमा करते। अगर उनको गलतफहमी Sir, that was before the symbol was denied. अगर उनको गलतफहमी होती वो सर्टिफिकेट जारी ना करते। अगर उनको गलतफहमी होती तो कैंडिडेट the nomination papers were submitted much prior to the filing of appeal before the Supreme Court. ये मेरी जजमेंट सर उस वक्त तक सिंबल डिनाई नहीं हुआ था, So what? तो उस वक्त तक तो कोई इशू ही नहीं था, इसीलिए तो लिस्ट फाइल की। चले फिर हम क्रेडिट देते हैं हम इन 6 लोगों को क्रेडिट देते हैं जो कि इन तमाम मामलात के बावजूद स्टिल दे वर पार्ट ऑफ पीटीआई। मिस्टर गौर इज प्रेजेंट। सर द पॉइंट इज वो थे कि बाकी चले एक और बात है, आपके सामने मिसाल थी हमारे एक जजमेंट से किसी जमाने में, अगर आपको याद हो, सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया फॉर द रीजन कि हेड ऑफ द पार्टी इज नॉट हेड ऑफ द पार्टी, देयरफॉर
वो आजादी से में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ फौरन वो वापस अपनी पार्टी में चले गए. What has compelled you, what has restricted you not to join that party? The question is why you compelled them to join your party? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ. सर द रीजन इज देखिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी. वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी कि वो अंडरस्टैंडिंग गलत है. क्वेश्चन हम आप जी बैठ जाए. You are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. सर मैं अपनी the proviso which is clear. बिल्कुल नेग्लिजेंस How हमारी तरफ is such a legal brains and legal acumen having so many advocates and their counsel, the proviso was misread. Why you have not joined such a party बड़े-बड़े which सुप्रीम कोर्ट has एक मिनट which has even one single seat in the parliament? आप अगर उसमें जाते तो आपका कोई इशू ही नहीं होता ना. Sir, the point is, there have been such great judges of the Supreme Court. They've committed such big blunders by giving such bad judgments. तो गलतियां तो सबसे होती हैं. ये तो लिखा हुआ था ना, ये तो स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है. ये सारे बिग नेम्स जो है इस वक्त कंट्री के, ये उस वक्त इलेक्शन अगर इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी और आपकी जरूरत ये नहीं. ये तो सबसे ज्यादा ये बात नहीं है. देखिए फैसल, देखिए आपका अपना केस है कि यू आर फाइटिंग विद एवरी इंस्टीट्यूशन. जी, वी एग्री विद यू. जी, इफ इट वाज द पोजीशन एंड द फैक्ट्स, तो आपको तो ज्यादा कॉन्शियस होके और बेहतर. मैं उसी पे आ रहा हूँ. मैं इन सब सवालों का जवाब मेजॉरिटी जजमेंट से दूंगा. ठीक है. अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक पोर्शन में बाद में पढ़ूंगा, पेज 11 पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और जो पेज वो मैं पढ़ चुका हूं. आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड देम. आई थिंक योर लॉर्डशिप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एज वेल एज ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं. मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि अगर आप पैरा 19, 19.1, 19.2 and 19.3 दोबारा पढ़ लें तो आपको पूरा पीटीआई ने जो किया है वो आपके सामने आ जाए. अब लेट मी कम टू पेज 15, पैरा 20. कल भी फैसल बात हुई थी whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes. क्या हुआ उसका? जी, वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है. नहीं, वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की. नहीं, शायद प्रेस बिल्कुल प्रेस की. इन्होंने असेस की सलमान अकबर तो बिल्कुल असेस की. उन्होंने कहा मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ. Impleadment की एप्लीकेशन नहीं थी ना. They had simply asked for the intervener to assist the court. Yes. There was no prayer for the impleadment either as a petitioner or as a respondent. This honorable court held that there was no need for that. This is what the majority. Right. This is paragraph 19. But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to assist the court. उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि as a petitioner or a respondent. You know respondent. that under the niceties of Order 1 Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded as a petitioner or the respondent. Yes, वो mention नहीं था. Or the transposition of parties. जी. और इसीलिए जमाल साहब ने अभी पूछा था कि फिर पूछा भी था उनसे कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप. बल्कि शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था. मैंने आपसे कहा कि आप PTI को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को. आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए. हाँ, अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं तो इन दोनों इस चीज का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें. यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट. मैं इसलिए मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूँ कि आप जजमेंट जरा देख लें. ठीक है. पैरा 20 कि इम्प्लीडमेंट की नहीं है, गलतियां हैं उसमें जजमेंट में, वो तो इस हद तक जी. राजा साहब आप आके आर्ग्यू कर लें. राजा साहब प्लीज डिसाइडेड, उसको तो रिव्यू किया हुआ है. फैक्ट तो पैरा 20. जी पढ़े. It may also be pertinent to mention here. पेज है 15 पे. Page 15. ठीक. Para 20. It may also be pertinent to mention here. Then in the course of his arguments, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench reproved him.
questioning how he could make conflicting arguments as he was supposed to plead the case of SIC, not of PTI. With respect. Now, this is rejected. With respect, we say that both SIC and PTI took the same stance on the peculiar circumstances that led the returned candidate to join SIC. In no way did they make any conflicting assertions. Both emphasized, now this is my answer, both emphasized that it is the right of the people who had voted for the returned candidates and their mandate should be reflected. What was that peculiar circumstance? Sir, मैं ये एक लाइन पढ़ लूं. Their mandate should be reflected in allocating the disputed reserve seats to SIC or to PTI. The central point in the majority judgment is that the mandate of the people should be represented. These are PTI. What peculiar circumstance has been used? Sir, what peculiar circumstances? Whether any candidate come forward and say, yes, this was the peculiar circumstance. I was compelled, I was coerced, I was tortured. किसी एक ने कहा, कोई तो आता. Original pleadings में आपको याद है हम बार-बार कहते रहे, where are the candidates? Where are the, no one come forward. Original pleadings में अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा. लेकिन जिसको आप कहते हैं peculiar circumstance के साथ मजबूर किया गया या मजबूर हुए या compel हुए या कायल हुए, कोई भी रीजन. सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा. नहीं, वो तो शख्स ने आके बताना है जो कायल हुआ है. मैं आपको दिखाऊंगा. मैं आपको रिकॉर्ड से, अगर आपको उसको समरी चाहिए तो उसकी समरी, मुझे वो चाहिए कि वो कोई कैंडिडेट आया. मैं आपको वो भी साहबजादा रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने खुद भी एक्सप्लेन किया, वो भी प्लीडिंग्स में. लेकिन अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है कोई कैंडिडेट आया या नहीं. जी, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया. सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपके सामने थे इन द फॉर्म ऑफ SIC. सर, नो यस, पर्सनली कोई नहीं. और कौन थे? सबने हमें ज्वाइन किया तो दे वर ऑल बिफोर योर लॉर्डशिप. फिर वो माइनॉरिटी जजमेंट में हमने ठीक लिखा ना कि स्टार्ट ऑफ द लिस्ट इज व्हेन यू जॉइन 80% विद यू. जी, वहां से आगे चलना, फिर उससे पीछे कहां पे? नहीं, मेरे that is an argument which is rejected and that is why my stance right now is about the majority. फैसल साहब, जब उन्होंने आपको ज्वाइन किया तो आपने उनको बताया नहीं कि मैं तो खुद इंडिपेंडेंट आया हूँ असेंबली में, मेरे पास पार्टी कहाँ है? देखिए, आपने नहीं समझाया, आपने भी उनको बिठा लिया थोड़ी देर बाद. देखिए, उस वक्त ये दोनों पार्टीज की लीगल राय थी कि SIC is a parliamentary party and it is entitled to reserve seats. That has been proved wrong. But there was no compulsion. There was no compulsion, no coercion. It was joining SIC. It was with their free will and consent. नहीं, joining SIC. Yes. नहीं, ये कैसे उन्होंने प्रिज्यूम किया कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन करके पार्टी को अपने साथ? वो आपको मैंने फैक्ट्स कुछ बताया, आपको जजमेंट में बता. छोड़े ना, वो तो देखिए, मैं आपको जजमेंट में बताता हूँ. वो पेक्यूलियर, वो तो स्क्रूटनी हो रही है उस जजमेंट की ना. आप बताएं कि किस तरह आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना. नहीं तो मैं जजमेंट, किस तरह कह सकते हैं कि साहबजादा साहब ने उनको कहा कि आओ मुझे ज्वाइन करो, मैं इंडिपेंडेंट आया हूँ लेकिन असेंबली से अगर आप अगला पैराग्राफ देखेंगी वो इसी के बारे में. अगर देखिए अगला पैराग्राफ, जो पहले दो क्वेश्चंस हैं वो इसी के बारे में. पहले दो क्वेश्चंस, पैरा 21, क्वेश्चंस ऑफ लॉ. ये क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मैंने कहा था जी पिटिशनर्स काउंसिल को, लेकिन वो वक्त की तंगी की वजह से नहीं पढ़े जा सकते. जी, ऑन दी अबव फैक्ट्स, अब आपके जो सवाल है सारे फैक्ट्स पे, वो पहले दो क्वेश्चंस हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. On the above facts and the contentions made by the learned counsel for the parties, the following questions of fact fall for determination. Question of law. Questions of law fall for determination. Roman 1. What is the consequence of declaring a political party ineligible to obtain an election symbol under section 215 subsection 5 of the Elections Act 2070? Question mark. Could you please repeat this question? क्या wording मुझे? जी. पैरा 15 पे है, सॉरी पेज 15 पे है. पैरा 21 अगर ये देख लें, क्योंकि आपके सारे सवाल पहले दो क्वेश्चंस के हवाले से. जी. प्लीज.
What is the consequence of it? Roman 1. What is the consequence of declaring a political party ineligible to obtain an election symbol under section 215(5) of the Elections Act 217? Does such declaration affect the political party's other constitutional and statutory right? Now this was a question specific to what happened to PTI. Their inter-party elections were declared as illegal. As a consequence, their election symbol was taken away. सवाल ये frame हुआ है कि उस election symbol ये framed by the court, not by the parties' pleadings or issues raised by the parties. Of course, this issue was raised by the parties. Of course, it was. पहले वो फिर दिखा दीजिए। जी वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। The point is कि ये बुनियादी सवाल ये था कि पीटीआई से अगर आप सिंबल ले लेते हैं, और ये आपने बड़े तफसील में डील किया है जस्टिस मंदोखेल एज वेल एज इन द मेजॉरिटी जजमेंट, कि सिंपली बिकॉज intra-party elections are declared as illegal and as a consequence symbol is taken away. That does not mean that the party cannot contest the elections. That does not mean that the party cannot have candidates. ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल, Roman 2. Can a candidate nominated by a political party ineligible to obtain an election symbol be mentioned as an independent candidate in the list of contesting candidates, Form 33? And can such a returned candidate be notified as an independent returned candidate in the Section 98 notification? I will come to these two. ये किन के बारे में है? जो रिजर्व सीट्स के लिए कॉन्टेस्ट किया या जो 8 फरवरी को जिन्होंने 8 फरवरी, ये दोनों सवाल बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। ये दोनों सवाल 8 फरवरी के लोगों के हवाले से। और दूसरा सवाल भी ये है कि जब वो उन्होंने अपने फॉर्म में लिखा कि दे आर पीटीआई, सो द इलेक्शन कमीशन सेड दैट नो, यू कैन नॉट बी पीटीआई, यू आर इंडिपेंडेंट्स। ना सिर्फ आपको सिंबल नहीं मिलेगा, बल्कि वी विल नॉट लेट यू बी पीटीआई कैंडिडेट्स इन फॉर्म 33 है जी। ये तो मतलब ये शुरू मैंने किया करवाया था। फॉर्म 33 इज द बेसिक डॉक्यूमेंट। पेश हुए ये जब वो फॉर्म 33 जी बिल्कुल हुआ है, हुआ था। बिल्कुल सब पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया। वहां से ये सिलसिला शुरू होता है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर फाइनल लिस्ट जारी करेंगे आफ्टर ऑल एक्सरसाइज, वो ये क्या कहते हैं, सिंबल भी अलॉट कर दें, ऑब्जेक्शन भी फाइनल हो जाए, उसके बाद उन्होंने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थ्रू फॉर्म 33 पेश करना होता है। मैंने जो लिखा, मैंने ये लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर हैज नो पावर, नो अथॉरिटी टू चेंज a full stop or comma mentioned in the nomination paper of a candidate. तो वो वहां से सिलसिला चल पड़ा। अगर आपने भी अपने जजमेंट में रोमन 1 एंड रोमन 2 पे मेजॉरिटी जजमेंट से एग्री किया है, दैट इज द कॉमन थिंग, एंड जस्टिस याया अफरीदी हैज आल्सो एग्रीड। Election Act. नाउ लेट अस कम टू रोमन 3 and rules. तो पहले दो सवाल एज मैडम हिज लेडीशिप बिल्कुल जरा क्लियर कर दिया। दिस इज अबाउट द February 8th इलेक्शन एंड पीटीआई कंटेस्टिंग, कि उनका क्या स्टेटस था। ये पहले दो सवाल उससे रिलेटेड है। नंबर 3, अब जब मेजॉरिटी जजमेंट उनका स्टेटस डिटरमिन कर देती है, तो फिर वो उस सवाल पे आती है जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, विच इज द रिजर्व सीट्स क्वेश्चन। रोमन 3, do articles 51(6) D and E and 106 3 and C of the Constitution, जैसे मैंने बताया था 51 deals with National Assembly Reserve seat, 106 deals with Provincial Assembly, refer to political parties that have contested for and won general seats or to all enlisted political parties. ये जरा अंडरलाइन आप कर लीजिएगा। इनलिस्टेड का मतलब ये है कि जो जनरली इनलिस्ट हो चुके हैं, whether they have contested election or not,
ये मतलब है, यानी जी, वो लिस्ट पर मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन या तो उन्होंने इलेक्शन किया या नहीं किया, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, है, उनका वजूद है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे सवाल, इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ जी जी कि वो पार्टी भी जो इनलिस्टेड है, इलेक्शन भी कंटेस्ट की, लेकिन कोई सीट जीती नहीं, जी वो भी बिल्कुल included है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों कैटेगरीज बिल्कुल, ये तीन कैटेगरीज हो गई, पार्टीज विच आर enlisted, then there are parties who contest elections but don't win any seats, and then there are parties who contest election and win one or more seats. तो ये तीन कैटेगरीज हो गई। ये सवाल इसलिए फ्रेम हुआ था कि SIC of course had not contested the elections and had not won any general seats. So the question arose, for a party which has not won any general seats, even if independents in a large number join that party, can it be entitled to reserve seats under Article 51 as well as Article 106? That is why ये और का लफ्ज है, only to parties which have won seats or to all enlisted parties. To all enlisted parties में तो SIC आ जाएगी, but it will not come within the category of which has won and secured. आपका स्टांस ये था, जब मुझे याद है, आपने कहा कि चूंकि 51 आर्टिकल 51D में लिखा है, एनी पार्टी हु सिक्योर, जी बिल्कुल, चूंकि I secured seat as a result of joining these candidates. That's why I'm entitled. बिल्कुल, मेरा हमने कहा कि no, जी, secure means you have won. Anybody won the seat, that party is. पहले कम से कम एक होनी चाहिए, फिर वो बिल्कुल 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 सर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ SIC क्लेम नहीं कर रही थी, बाकी सारी पार्टीज ने भी एप्लीकेशंस डाली थी कि ये सीटें SIC को ना दें, ये हमें दें। How is the proportionate representation of a political party to be calculated for the allocation of reserved seats under Article 51, 6D and E and 106, 3C of the Constitution? तो वो proportionate representation किस तरह कैलकुलेट हो? क्योंकि ये भी हो सकता है कि the majority may have held that it will neither go to SIC or not to PTI, like the minority has held very forcefully, I must say, that the ECP was right, the order is right, which means it goes to other parties. So ये तीनों, ये एक तीसरी कैटेगरी भी थी कि can they be left vacant? If none of them are entitled, can these seats be left vacant? उसमें भी एक व्यू लिया, majority has said no, they cannot be left vacant. I think all of them have said they cannot be left vacant. किसी ने भी नहीं कहा कि वो vacant रह सकते। Less. इस पे तेरह की तरह unanimous है कि cannot be they can't be left vacant. One member of the ECP जिन्होंने कहा था। If your lordships may now turn to page 16. अच्छा फैसल साहब, ये जो बाकी जजमेंट है, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस फ्रेम्ड या एक पैरा की सूरत में आए? नहीं, ये अब आप हर सवाल के ऊपर उन्होंने जवाब दिए। मेरे ख्याल में द मोस्ट रेलेवेंट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो इस वक्त अभी आपने पढ़ा। वो क्वेश्चन 3 आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने पीटीआई को क्यों दी है, unless the answer to 1 and 2 is given, जो आपके दिमाग में है सवाल। ठीक है। If I may now come, question 3 is relevant only for SIC. जी, it is relevant only for SIC. Question number 3. It is relevant to SIC and only to SIC. And how then entitlement to PTI is created? वो 1 और 2 में आ जी, sir. If your lordship may kindly see page 16. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आप क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 तो इन अफर्मेटिव है, जो सवाल खुद है जी। Do Article 51(6)(d) and E and 106(3)(c) of the Constitution after refer to the political parties that have contested for and won general seats or to all enlisted political parties. वो है ना, दोनों में से कौन है उसका जवाब दिया है। वो तो खुद लैंग्वेज कह रही है ना कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उन्हीं के ऊपर रिजर्व। सर यही आपके सामने था, हमने कुछ और आर्ग्यू किया था, योर लॉर्डशिप से वेल्ड अदरवाइज क्लियरली जो उसकी लैंग्वेज है लॉ की 51 की, वो तो यही है कि जो कंटेस्ट दी इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी हु कंटेस्टेड दी इलेक्शन, दैट इज व्हाट योर लॉर्डशिप से वेल्ड contest and won a seat. Yes. At least one seat should be there, as his lordship Justice Amin तो खैर हमारा इंटरप्रिटेशन
कंडीशन है ना, contested and won the election, won the seat. एटलीस्ट वन सीट होनी ये चाहिए वो at least. WON वाली बात कर रहे हैं, वो ONE1 की बात नहीं कर रहे, वन द सीट लफ्ज, इसमें जो लफ्ज यूज हुआ Won the कंटेस्टेड एंड वन द सीट। वो तो वैसे प्रेस और मीडिया में ये बात आ रही थी कि नेगोशिएशन हो रही थी वहदतुल मुस्लिमीन से जिनकी सीट्स थी, लेकिन इमरजेंसी बेसिस के ऊपर ये हो गया था, क्योंकि एक हफ्ते तक तो ये नेगोशिएशंस होती रही हैं, जो मीडिया बता रहा था और जो प्रिंट प्रेस बता रहा था। तो राजा साहब को मैं बर्डन देता हूँ, वो एक्सप्लेन करेंगे अबाउट व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस राजा व्हाई साहब खुद खामोश बैठे हैं, तो आप उनको नहीं वो एक्सप्लेन करेंगे, उनको मैंने दे दिया है अबाउट व्हाई पीटीआई मेंबर्स जॉइंड एसआईसी, ही विल एक्सप्लेन दैट, बट आई स्टिक ऑन द लॉ, आई स्टिक ऑन द लॉ, ठीक है ना। एंड जैसे मैंने कहा सर, आई स्टिक टू माय वर्ड्स व्हिच इज आई विल, माय प्राइमरी रिलायंस इज ऑन द जजमेंट एंड दैट इज हाउ आई आंसर। अगर आप पेज 16 पे आ जाए, पेज 16। नाउ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इन दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बगैर आर्टिकल 51 एंड 106 नहीं समझा जा सकता, आर्टिकल 17(2) एंड आर्टिकल 19, और इसका क्रिटिकल ताल्लुक है इस बात से कि रोमन 1 और रोमन 2 के जो सवाल है उनका जवाब किस तरह दिया जाए। आई लुक फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस फ्रॉम जस्टिस काकर सर। मुझे एक बात, आप थोड़ा सा एक चीज का ख्याल रख रहे, चूंकि इसमें हम 6 मेंबर जो थे वो ओरिजिनल साइड पे हमने नहीं सुना है। जी जी जी। प्रिंसिपल आपला ये है कि जब हम नए बैठे हो तो इस जजमेंट को हम अपना जजमेंट समझ करके हम इसको डिफेंड करें। जी जी। आप हमारा जजमेंट हमें स्कूल की बच्चों की तरह 3 घंटे से 13 जजेस को अभी रगमाल बनाए, कम से कम जो आपके पॉइंट्स पर डिटर्मिनेशन है आप वो बता दें। जी। अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ोगे, हमें जल्दी नहीं, अब 6 महीने का एडजमेंट नहीं। मगर अगर आप मुझे 500 पेज पढ़ाओगे ना तो शायद हम दिलचस्पी खो जाएंगे। नहीं 500 नहीं है, 500 पेज नहीं है, जो रिलेवेंट है उसमें आप अपना मैं उसी पे है तो 69, लेकिन आप 500 की तरह पढ़ नहीं मैं बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा थोड़ा सा। मुझे ये कि लाइव स्ट्रीमिंग में पार्टीज के इतना नहीं, जजेस जो है जजेस ट्रायल पे होते हैं और वकला होते हैं, वो देख रहे हैं ना, हम तो हमें तो तनख्वाह मिलती है, आपको जरूर देख रहे हैं तो आप यकीनन उस चीज से मुझे कोई शौक नहीं ज्यादा आने का। बहुत बड़े वकील आई वुड लाइक टू गो होम नाउ, आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक सर। सर जो आपने सवाल पूछा है, वेरी हैप्पी, दिस जजमेंट इज इन योर फेवर। जी मुझे तो जी, दिस जजमेंट इज इन योर फेवर। यस। So and they have not reviewed, parties who are seeking a review, they have only argued that in review we can set aside this number 1, and under article 187 184 in public importance question, these we were not competent to grant this earlier. Yes. Nothing else. that is why मैं तो अगर ये सब आर्ग्यू कर देते मेरा बर्डन हल्का हो जाता। दैट इज, तो इसमें हिज लॉर्डशिप जस्टिस काकर मेरा इतना कसूर नहीं है। अगर ये लोग आर्ग्यू कर देते सब तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं, अगर ये जजमेंट्स पढ़ देते थोड़ा थोड़ा तो मुझे नहीं पढ़नी। हम किसी को कंपेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे की मर्जी जितना आर्ग्यू करना चाहिए कर सकते। और वैसे एक चीज करेक्शन कर दें, यहाँ पे 7 ऐसे मेंबर्स हैं जो नए हैं, एक बेशक मौजूद नहीं है लेकिन 7 है। जी 7 ऐसे मेंबर जो 7 ऐसे मेंबर हैं जो नए, 6 पुरानों में से। अच्छा, अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है ना योर लॉर्डशिप, वो ये जो मैंने 4 सवाल पढ़े, ये प्लीज आप 4 सवाल ज़हन में रखें। इन 4 सवालों के जो जवाब हैं, दैट इज द मेजॉरिटी जजमेंट। So your lordship was asking about points of formulation. These are the 4 points of formulation. ठीक? Now let me just quickly read 2-3 paragraphs and then I'll come to the answer to the first question. Sir, para 16 sir. Page 16 Page 16 sir, बिल्कुल सही सर जी। चील की तरह सर आपकी निगाहें मस्त है सर। इसके बावजूद आप इतना टाइम वैसे तारीफ करना कोई आपसे सीखे। चले चील की तरह नहीं होती, बाज की तरह होती है। चील की काप की तरह। काप की तरह। पेज 16 para 22 सर,
अगर शाहीन करे तो और भी अच्छा है। शायद जी बिल्कुल आए जी। तो आर्टिकल 51 और 106 की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है, मेजॉरिटी का ये व्यू है। इफ योर लॉर्डशिप्स कीप इन माइंड टू क्रिटिकल आर्टिकल्स, आर्टिकल 17(2) and article 19. They are critically related to the issue of political parties, political justice, and electoral integrity and free and fair elections. Scope of fundamental right, However, before doing so, we shall discuss and decide the above questions seriatim. However, before doing so, we want to briefly state the scope of fundamental right guaranteed by Article 17(2) and 19 of the... सिर्फ क्या इस पर किसी 13 मेंबर में से किसी का एतराज था? इस पर तो सब यूनानिमस है, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? के लिए पढ़ने सिर इसलिए तो agree है, सब agree है कि कॉन्टेक्स्ट सवालों का समझ इसको मुख्तसर करें ना, इसमें हम सब एग्री हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे सर। ये आर्टिकल 17 पे रिलाई है आपको? जी जी जी। तो एवरी फंडामेंटल राइट सर वो किस तरह कनेक्टेड है सवालों से, वो मैं 2 पैराग्राफ्स पढ़ूंगा सर, जस्ट बेयर विद। जी। A bare reading of the provisions of Article 17(2) of the Constitution shows that it guarantees to every citizen who is not in the service of Pakistan the right to form or be a member of a political party. As per this article, any reasonable restriction can be imposed on the right by law only in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan. This right has been regarded so important by the constitution makers that the adjudication of the matter of its restriction on the 2 specified grounds have been entrusted to the apex court of the country, the Supreme Court of Pakistan, and not to any other court. अब मैं आखिरी 3 लाइनें इस पैरा की पढ़ रहा हूं, 4 लाइनें। Therefore, it is also because of the constitutional obligation of this court to protect the right guaranteed by this article as specifically entrusted to it, we decided to make a broader and comprehensive judicial inquiry into all the relevant facts and law points concerning enforcement of the fundamental rights of both voters and political party. ये जो article है, as your lordships are aware, this deals with के आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किस तरह कर सकते हैं, एंड what the ECP virtually did is that it barred the PTI from contesting the election. So the question arose whether this could ever be done. Para 24, next page, I skip. In view of the above principle of interpreting fundamental rights, this court has expounded in several cases the scope of the right to form or be member of a political party guaranteed by Article 17(2) and held that it includes the right to function and operate as a political party. Now this is important. The right to participate in and contest an election as a political party, the right to form the government and complete the prescribed tenure if the members of the political party constitute the requisite majority, the right to contest an election in his individual capacity or as a member of a political party, the right to be governed by chosen representative, and the right to vote. The bouquet of political fundamental rights ensured a functional and workable democracy and a representative government. It is underlying the representation that representation in fact is democracy. Therefore, the right guaranteed by Article 17(2) is essential for actualizing the constitutional objective of establishing an order wherein the state exercises power and authority through the chosen representative of the people. So, if the answer to the first and second question is that PTI was basically stopped from contesting the election, then it's a violation of Article 17. यहाँ पे एक लफ्ज़ बता दें आप, कहीं पे आप बता दें कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन लॉज में कि it is the party which contests election or it is a candidate to contest election with the help of the party. ये this is very basic difference between the two. आप कहाँ से कह रहे हैं कि पार्टी contest करती है election? जरा बताएं. सर पार्टी के कैंडिडेट्स कंटेस्ट नो
पढ़े सेक्शन क्या कहता है सर जॉइंट सिंबल का यही मतलब है। आप पढ़े सेक्शन 67 सर मैं ये कंप्लीट कर लूं क्योंकि आप ये बड़ा रिलेवेंट है। आप कहते हैं आपने तो पार्टी को एज होल इलेक्शन लड़वा दिया। सर पार्टी नहीं मींस आर्टिकल 17(2) की राइट जो है पार्टी बना सकते हैं। वो तो राइट ऑफ एसोसिएशन है ना, आर्टिकल 17 जो है वो तो राइट ऑफ एसोसिएशन है, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, तो वो तो किसी के लिए भी राइट ऑफ एसोसिएशन। लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के पास राइट ऑफ इलेक्शन भी है ना। मगर नवाज शरीफ केस है। इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कैंडिडेट लड़ता है, कैंडिडेट लड़ता है। आप जब देखिए 67 और 66 सेक्शन 66 एंड 67 आप पढ़ लें, उसमें एनी कैंडिडेट who wants to contest election on the symbol of a party, that candidate can get certificate for no. सर आई डिसएग्री। मैं आपको नवाज शरीफ की जजमेंट भी रेफर करूंगा। पहले नॉमिनेशन फॉर्म फाइल हुआ जी, आफ्टर फाइलिंग नॉमिनेशन उसकी स्क्रूटनी हुई, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई सेक्शन 62 के तहत जो इलेक्शन एक्ट के अंदर है। आफ्टर क्लियरेंस ऑफ ऑल सच फॉर्मेलिटीज, ठीक है, एंड बिफोर द इलेक्शन एंड बिफोर द विड्रॉल डेट there is a provision for filing affiliation certificate with the party. अगर वो certificate देता है कि yes I am backed by that party and I will contest the election from such political party, that would be granted him a symbol of that party. ठीक है? And if there is no certificate, then there is an independent candidate. तो ये nomination की हद तक तो सारा उसको अकेले ही करना है ना, सारा प्रोसीजर। वो at the time of filing certificate फिर पार्टी affiliation आती है। नहीं, उससे पहले भी आता है एंड आई विल एक्सप्लेन। लेकिन असल तो टिकट है ना, पार्टी टिकट है जो टिकट के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट। यस, और अगर आर्टिकल 17 को अगर आप सिंप्लिसिटर पढ़ेंगे कि इसके अंदर सारी चीजें माफ हैं, तो फिर देखिए ना आर्टिकल 218 भी तो देखिए ना, जो ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। तो अगर आर्टिकल 17 को इन आइसोलेशन आप पढ़ते हैं तो फिर इलेक्शन के लिए क्या रेगुलेशन, क्या लॉ अप्लाई होगा, वो उसमें सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली in accordance with law and the corrupt practices are guarded against. So in accordance with the law, so obviously this election will come in the way, na? Yes. So all such things will be decided and controlled by the election act. The act cannot take away a right given by article 17(2). No, but the act is not taking your right. Act is just streamlining your rights. How to impose your right, how to apply for your मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इलेक्शन एक्ट खाली अगर आप आर्टिकल 17 में जाते हैं तो लोगों का ये ख्याल है कि आर्टिकल 17 हर चीज की इजाजत देता है। इन माय व्यू आर्टिकल 17 is a right of association which is a fundamental right of every citizen, but when he enters into election then this election act will apply or not, because the election is to be conducted under the election act, which is also protected under fundamental right to contest election is granted under article 17. फंडामेंटल राइट जो होते हैं फैसल साहब, every right is controlled by some reasonable restrictions imposed by the law. Even Article 19, freedom of speech and expression, it is restricted. Every right is subject to reasonable restriction imposed by the law. There is no fundamental right which is मैं open. आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। नहीं, फंडामेंटल राइट जो होता है बाय बर्थ आपको मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है। राइट टू वोट इज द क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट। वो आप एक एज तक पहुंचते हैं, उसके बाद आपको राइट, और वो भी अगर आप अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए, या बहुत सारे केसेस में नैब ने उनको कंटेस्ट करने से मना किया है सजा के तौर पे, तो वो तो स्टैट्यूट आपका राइट क्रिएट भी करते, कंट्रोल भी करता है। ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता। किसी का वो नहीं है। There are three different kinds of right. One is a natural right, which is जो आप by birth कहते हैं, जिस तरह right to life है। Yes. This is a natural right. No one can tomorrow say that people don't have a right to life. Yes. Even if it's abolished from, it's an article taken away, it will still remain as one of the, जैसे आपने कहा, by birth, natural right. Then there are, of course, rights given by statute. But then there are fundamental rights which can only be taken away through an amendment in the constitution. That is why I am saying every fundamental right is regulated through some law. बिल्कुल, मैं उस बात पे आपसे एग्री कर रहा हूँ। अब मैं पहले सवाल की तरफ। लेकिन देखिए, आप अगर सेक्शन 60 पढ़ लें इलेक्शन एक्ट का, इट सेज एनी वोटर
of a constituency may propose or second the name of Section any 67 of what? 60 of Election Act. Election Act. जी है आपके सामने? जी जी ये पार्टी का जिक्र नहीं करता, कैंडिडेट का जिक्र करता। सुने पढ़े 60 पढ़े। Any voter of a constituency may propose or second the name of any qualified person to be a candidate for for that constituency, provided that no voter shall subscribe to more than one nomination papers either as proposer or seconder. अब पार्टी का इसमें रोल कहाँ पे आता है? When that candidate applies to the party and request for allotment of symbol, वो पार्टी अगर चाहे अपना सिंबल उसे दे, जिसको हम टिकट कहते हैं आम अल्फाज में, along with उसको सर्टिफिकेट, लव 66 में सर्टिफिकेट यूज हुआ। और फिर अगर आप फर्दर जाए पार्लियामेंट में, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी। क्यों रंगी से देख रहे हैं? देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, देयर पार्लियामानी पार्टी। पार्लियामानी पार्टी वो है कि जो कैंडिडेट जीतते हैं वो आपस में एक पार्लियामानी पार्टी फॉर्म करते हैं और एक उनका सरबरा होता है। दे आर नॉट बाउंड बाय द पॉलिसी ऑफ द पार्टी। So the right to election is a right both of every voter as well as every political party. This is my contention. मैं ठीक सर पहला सवाल पेज 18 एक पैराग्राफ पढ़ूंगा and then I'll move on to the first question. Page 18 para 27 and then I move on to the first question. The fundamental rights enshrined in Article 17(2) and 19 of the Constitution does underscore the significance of political participation and freedom of expression, both of which are essential to the functioning of a representative democracy. Article 17(2) guarantees the right to form or join political parties, highlighting the vital role of political participation in safeguarding democracy, while Article 19 upholds the freedom of expression, which is integral to the electorate's ability to influence the formation of government by expressing their choices through their votes. Together, these articles emphasize the importance of electoral integrity and political parties, ensuring that every citizen's voice and choice are heard and represented in the political process. So these are the principles on the basis of which this judgment seeks to answer these four questions. Ab pehla sawal. What is the consequence of declaring a political party ineligible to obtain an election symbol under Section 215(5) of the Elections Act 2017? Does such a declaration affect the political parties' other constitutional and statutory rights? That's the question. ठीक है? वही क्वेश्चन आएगा whether it was subject matter of the list before the जी उसका भी जवाब दिया आगे जाके क्या ये majority. सवाल था अदालत के सामने? जी। क्या ये वो हमारी पिछली जजमेंट को इन अ वे इनडायरेक्टली रिव्यू हो रहा है? नहीं कोई रिव्यू नहीं होता। ये सारे आप discussion देखिएगा कोई ये रिव्यू सारी डिस्कशन ही उस पर है। और रिव्यू और अगर इसके अगर फॉर आप सपोज कर लें जी कि एक पार्टी, कोई भी पार्टी वो बैन हो गई, जी जैसे कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आने के बाद, क्या वो बैन किसी भी कैंडिडेट को उसके राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन को इन्फ्रिंज करे? नहीं। तो every candidate contested election, but they were stopped from being declared as PTI affiliated candidates. That is what your lordship is. वो तो फिर उस litigation अच्छा ये था कि वो ही चैलेंज किया जाता, उसको चैलेंज कि किया। आज का क्लोज करें। Thank you, sir. Mr. Faisal Siddiqui is on his legs. 16th. Next, adjourn to 16th of June, 11:30. Thank you, sir. I'm very grateful. अब एक हेयरिंग मिलेगी आपको? नहीं सर, 2 hearings at least. आज- मैं आपसे मर्सी पिटीशन डालूंगा। मुझे मालूम है आप मना करते फिर मान जाते। मैं एक नहीं 4 मर्सी पिटीशंस फिर डालूंगा। बाकियों का टाइम लेकिन मैं ज्यादा नहीं। अगर 2 तक वो तुलसी पूछे बगैर ये तो मैं इजाजत देता हूँ, मगर 2 तक महदूद है। थैंक यू। और 2 को हम इस तरह करेंगे सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, फिर 11 से 2 तक, फिर अगर आप यूँ 2 दिन रख लें तो आई फिनिश सर। देखिए फिर बाकी कटेल हो जाएगा टाइम। नहीं कटेल होगा। मोर देन 10,000 सर द पॉइंट इज के कुछ आर्ग्यू ही नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है मैंने रिव्यू फाइल किया है, मैं डिफेंड कर रहा
रहा हूँ, मुझसे जितने सवाल पूछे गए उनसे तो कोई सवाल ही पूछा नहीं गया। इसलिए आपको पहले दिन हमने कहा कि आपको रिव्यू सपोर्ट करनी अब चाहिए। देखिए जो रिव्यू पिटिशनर है, सर, we will resist, we will never give in. फैसल रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्ग्यू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा What is that judge? सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजॉरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता, ये केस 2 दिन में खत्म हो आपका जाता। मतलब है गलती बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है। नहीं, गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेंच, वो रीजन आ जाएंगे। जी एंड सर, एंड एडवांस ईद मुबारक टू ऑल योर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। तो इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं, एक साइड कर रहे थे ना आपने, तो खान साहब आप SIC की है ना? खान साहब और भंडारी साहब को पहले करा लें। नहीं सर, मैं अर्ज करूं। नहीं सर, आई एम ऑल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है। सर, करने दे जैसे सलमान साहब नहीं को सर, आपसे जैसे- बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ। मुझे मेरी रिक्वेस्ट है इनको करने। जैसे सलमान को थैंक यू सम आफ्टर फैसल एंड देन सर। वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील हो जाए। उसकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, सबकी No, तरफ से। sir. आपको We will resist. We will not give in to injustice, sir. This is injustice. sir. बंद कर दे भाई। सर, What? गुजारिशात What? करेंगे। जी. Thank you, sir. Thank you. धमकी है, धमकी है।